हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। अ, भारतीय संविधान के जो एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चंस है उसकी एक हमने सीरीज स्टार्ट की है। तो उस सीरीज में पहला वीडियो हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। इसमें जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वो इस तरह से लिखे हुए हैं कि जितने भी सरकारी परीक्षाएं होती हैं जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान के क्वेश्चंस आते हैं, भारत के संवैधानिक विकास के क्वेश्चंस आते हैं कि संविधानों के क्या प्रावधान है, तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने ये भारतीय संविधान की सीरीज स्टार्ट की है। सीरीज में एक वीडियो ऑलरेडी हम लोग रिलीज कर चुके हैं जिसमें 2 चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का वीडियो जो है इसी सीरीज का भाग 2 है, पार्ट 2। ठीक है, जिसमें 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 जिसको बोलते हैं संविधान सभा की समितियां, मतलब जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है वो विभिन्न समितियों के माध्यम से हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी वो समितियां थी, कौन कौन सी समितियां थी, क्या क्या उन्होंने कार्य किए और इन समितियों में कौन कौन इनका सदस्य था, कौन कौन इनके अध्यक्ष थे। और दूसरा चैप्टर है चैप्टर 4। इसमें है संविधान के स्रोत। भारत के संविधान में बहुत सारे विभिन्न देशों के संविधानों से बहुत से उपबंध जो हैं वो लिए गए हैं। तो वो कौन सा उपबंध जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, वो संविधान में कुल कितने भाग हैं, किस भाग में क्या क्या चीजें हैं, और संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं और किस अनुसूची में किस किस चीज का प्रावधान है। तो इस तरह से ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं। बाकी एज यूजुअल जो है ये क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी हम अवेलेबल कराएंगे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है, step_2_सक्सेस। बाकी जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है। ठीक है, इस लिंक के थ्रू भी आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ये सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे जो है वो डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी जो है वो 2-2 3-3 दिन के बेसिस पे वीडियोस हम लोग अपडेट कर रहे हैं और जो उसमें इंपॉर्टेंट करंट होता है वो करंट डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी हैं। और उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी की जो अभी 3 परीक्षाएं आने वाली हैं, यूपी ट्रिपल एससी की 3 परीक्षाएं आने वाली हैं। एक तो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा आने वाली है, कनिष्ठ सहायक। दूसरी परीक्षा जो आने वाली है वो वीपीओ, विलेज पंचायत ऑफिसर या ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा। और तीसरी परीक्षा जो है वो पैट 2023। ये 3 परीक्षाएं जो है ये यूपी ट्रिपल एससी आयोजित करने वाला है। तो इन परीक्षाओं में जो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आएंगे, उत्तर प्रदेश विशेष यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस की सीरीज भी हमने स्टार्ट की और उस सीरीज का वीडियो भी अपलोड हो गया है। आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ये क्वेश्चन इन परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, बाकी उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं होती हैं और जिनमें उत्तर प्रदेश विशेष के क्वेश्चंस आते हैं उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से वो वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर के और प्रौद्योगिकी क्वेश्चंस की भी सीरीज जो है वो आपके चैनल पे अवेलेबल है, वो सारे क्वेश्चंस आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको एक सूची नंबर 1 में संविधान सभा की समितियों के नाम दिए हैं और दूसरा आपको दूसरी तरफ दिए हैं उनके अध्यक्ष के नाम, आपको सुमेलित करना है। तो पहला है मूल अधिकार, मूल अधिकार समिति। दूसरा है कार्य संचालन। तीसरा है संघ शक्ति और चौथा है प्रारूप समिति। और अध्यक्ष के नाम में है बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी और सरदार पटेल। तो आप देखेंगे जो मूल अधिकार समिति जो बनी हुई थी इसके जो अध्यक्ष थे वो मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके सरदार पटेल थे। तो ए का आपका क्या हो जाता है, चौथा हो जाता है। ए का आपका ऑप्शन बन जाएगा 4। उसके बाद जो कार्य संचालन समिति जिसको स्टीयरिंग कमेटी भी बोलते हैं, कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो आपके के एम मुंशी हैं। ठीक है, तो आपका बी का जो हो जाता है वो तीसरा हो जाता है। उसके बाद संघ शक्ति समिति है। तो संघ शक्ति जो है जो ये है ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई हुई थी, तो इसका ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। बचा प्रारूप, प्रारूप समिति के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, ये डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनी हुई थी, तो इसका ऑप्शन आपका 1 हो जाता है। ऑप्शंस जो हैं आपके 4 3 2 1। तो आप कूट देखेंगे तो पहले कूट में ये ऑप्शंस इस तरह से दिए हुए हैं 4 3 2 और 1। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। मूल अधिकार जो है सरदार पटेल, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से हमने वही संविधान सभा की समितियां दी हैं और उसके अध्यक्ष दिए हैं। एक्चुअल में संविधान सभा में कई सारी समितियां हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण समितियां हैं वो हमने इसमें कोशिश की है कवर करने की, ताकि आप
ये 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से ही इन सभी समितियों के अध्यक्ष के बारे में जान लें। तो फिर से एक क्वेश्चन में है संघीय संविधान समिति, पहला ऑप्शन जो है वो है संघीय संविधान समिति, दूसरा है सदन समिति, तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति और चौथा है प्रत्यय संबंधी समिति। और ऑप्शंस में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो आपकी जो संघीय संविधान समिति है इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं, तो ये सुमेलित है, ए का पहला ही है। जो सदन समिति है हाउस कमिटी, इसके अध्यक्ष जो हैं वो बी पट्टाभी सीतारामैया ही है, तो ये भी एकदम सीधा सीधा सुमेलित है। तीसरा आता है आपका प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जो हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, तो ये भी सीधा मैच हुआ है। बाद में आपके पास चौथा बचता है प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष जो हैं वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं। तो ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो स्ट्रेट मिले हुए हैं, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और चौथा डी का। तो ऑप्शंस आप देखेंगे कोड में तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी है। तो आप याद रखिएगा जहां पे संघ की बात होगी वहां पे मैक्सिमम टाइम जो आपको अध्यक्ष मिलेंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलेंगे, और जहां पे प्रांत की बात होगी वहां पे आपको मुख्यतः अध्यक्ष जो मिलेंगे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलेंगे। ये हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, बट अधिकतम जगह यही फॉर्मूला देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर वी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर वी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा में कौन सी समिति बनी। तो डॉक्टर वी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में जो है वो संविधान की प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक है, और इस प्रारूप समिति में कुल सदस्य संख्या जो है 7 है। 7 में से एक आपके जो हो गए वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर हो गए, तो आपके बचते 6 सदस्य हैं। अन्य सदस्य जो आपके बचते हैं 6 हैं, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में कौन सदस्य नहीं था? तो पहले जो संविधान की पांडुलेखन समिति है ये प्रारूप समिति को ही हम लोग पांडुलेखन समिति बोलते हैं। ठीक है, तो पांडुलेखन समिति ही क्या है आपकी प्रारूप समिति है। तो इसमें 7 सदस्य थे, 7 में आपको एक पता है डॉक्टर वी आर अंबेडकर हैं, बाकी अब आपको 6 सदस्य और हैं, तो इसमें से बताना है उन 6 में से कौन एक सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन है मोहम्मद सदालुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो जवाब है वो ऑप्शन डी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी और ए के अय्यर, इनका पूरा नाम है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ये 3 लोग जो हैं वो सदस्य थे। इसके बाद 3 और सदस्य बचते हैं, टोटल 6 बताना है ना। तो 3 सदस्यों में है एन गोपाला स्वामी आयंगर, बी एल मित्र और डी पी खेतान। तो ये इस तरह से 6 सदस्य हो गए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि जो बी एल मित्र हैं इन बाद में इनका स्थान एन माधवराव ने ले लिया था, और जो डीपी खेतान है इनकी मृत्यु के पश्चात इनका स्थान जो है वो टी टी कृष्णचारी ने ले लिया हुआ था। ठीक है, तो ये आपके जो प्रारूप समिति के सभी 7 सदस्यों के बारे में हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति, और इसके 7 सदस्यों के नाम जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको ये 7 सदस्यों के नाम जो है याद होने चाहिए। 3 नाम जो मोहम्मद सादुल्लाह है, ए के अय्यर और के एम मुंशी, ये नाम तो इसमें लिखे हुए हैं, बाकी आप वीडियो को पॉज करके बाकी 3 लोगों के नाम और उन 3 में बी एल मित्र और डीपी खेतान के स्थान पर जो एन माधव राव और टी टी कृष्णमाचारी आए हुए हैं इनके नाम आप ये लिख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि ये मेंस 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है एन गोपाला स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सरदार पटेल। तो अभी हम लोग ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें टोटल जो थे वो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें एक सदस्य जो अध्यक्ष हैं बी आर अंबेडकर हैं और 6 अन्य सदस्य हैं उनके भी नाम डिस्कस कर चुके हैं। तो एन गोपाला स्वामी जो है ये इसके सदस्य हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो हैं वो भी इसके सदस्य हैं, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इसके सदस्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन 1 और 3 जो है वो सही है। इसका आपका सही जवाब हो जाता है 1 और 3। ये 2 लोग जो हैं वो संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य हैं। प्रारूप समिति में आपको फिर बता रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके सारे सदस्यों के नाम रख लीजिएगा। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये भी बताएंगे कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है, तो वो गठन भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने डॉक्टर वी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया हुआ था? ऑप्शंस हैं 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947,
3 जून 1947 और 29 अगस्त 1947। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन था। फिर से बता रहा हूँ कि इस समिति में जो है वो कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एक डॉक्टर अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें से 2 सदस्य हैं जिनके स्थान पर 2 नए सदस्य आए हुए थे। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया प्रारूप समिति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है संविधान निर्मात्री परिषद या संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। बाकी जो संविधान सभा थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये, और भारत के पहले राष्ट्रपति भी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान में उद्देशिका, जिसको आप इंग्लिश में प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं, तो उद्देशिका का विचार लिया गया है। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं संविधान के स्रोतों की, किस देश के संविधान से हमने क्या चीज अपने संविधान में अपनाई हुई है। तो उद्देशिका है, ऑप्शन है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से और यूएसए के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो इसका जो सही जवाब है उद्देशिका हमने ली है वो यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने अपने संविधान में उद्देशिका का विचार लिया है, प्रीएम्बल का विचार लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। आपको बताना है जुडिशियल रिव्यू जो आया है वो किस देश के संविधान से आया है। ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर रशिया को बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका भी जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये जो न्यायिक पुनरावलोकन या परीक्षण है, जुडिशियल रिव्यू है, इसकी संकल्पना भी देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली हुई है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और इसी तरह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है 2-3 क्वेश्चंस को मर्ज करके सिंगल स्टेटमेंट बना दिया जाए, बट ये स्ट्रेट क्वेश्चन आएंगे, इसमें घुमाने फिराने जैसा कोई स्कोप नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शंस हैं यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। तो आपको बताना है इंडियन जो फेडरल सिस्टम है वो किस देश की पद्धति पर आधारित है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। भारतीय संघवाद जो है वो कनाडा के संविधान, कनाडा देश में जो पद्धति है उस पद्धति पर आधारित है। यूएसए भी एक फेडरल कंट्री है, बट यूएसए का जो संघवाद है वो भारत के संविधान संघवाद से डिफरेंट है। भारत के संघवाद में राज्यों को देश से अलग होने की जो है वो छूट नहीं दी गई है, देश से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, जबकि अमेरिका में इस तरह से प्रबंध है। इस वजह से हम जो अपने देश को बोलते हैं वो यूनियन बोलते हैं। ठीक है, अमेरिका यूनियन नहीं है, इस तरह से यूनियन नहीं है। अमेरिका के राज्यों को उस संघ से बाहर निकलने की शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य हैं, ऑप्शन है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से और फ्रांस के संविधान से। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। जो हमारे देश में, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा ली हुई है, मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। और ये जो मौलिक कर्तव्य का विचार लिया है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लिया गया है। ठीक है, जो हमारे देश में जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति एक बनी हुई थी, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर ये देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ये मौलिक कर्तव्य जो हैं वो संविधान के अनुच्छेद 51 का 51 का में जो है इनको जोड़ा गया है। और जो संविधान का भाग है भाग 4 का, ठीक है, भाग 4 का में ये मौलिक कर्तव्य जो हैं वो जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 सूची हैं, जिसमें पहले में भारत के संविधान के लक्षण है और दूसरे में है किस देश से ग्रहित किया है। पहला है मौलिक मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, दूसरा है शासन संबंधी संसदीय प्रणाली, तीसरा है आपात उपबंध, चौथा है राज्य के नीति निदेशक
तत्व। देश है यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड और जर्मनी। तो मूल अधिकार तो हम लोग देख ही चुके हैं कि हमने ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए हैं, तो ए का आपका दूसरा हो जाता है। जो देश की संसदीय प्रणाली है जिसमें लोकसभा राज्यसभा है, ठीक है, ये संसदीय प्रणाली हमने यूके या ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से ली हुई है, तो बी का जो ऑप्शन हो जाता है वो पहला हो जाता है। आपात उपबंध जो हमने लिए हुए हैं, जो देश में आपातकाल की बात होती है, वो हमने जर्मनी के संविधान से लिया हुआ है। जो संविधान का जो आपातकाल की चर्चा है 352 से 360 तक के बीच में, तो इसमें जो आपातकाल है जिसको राष्ट्रीय आपात बोलते हैं, ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया हुआ है। ऑप्शन इसका 4 सही है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी बोलते हैं, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, तो इसका ऑप्शन जो है वो 3 हो जाएगा। तो आपका सही जवाब बनता है 2 1 4 3। कूट देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो है 2 1 4 3, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला है निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, ये हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। एकल नागरिकता ब्रिटेन संविधान से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां आयरलैंड और राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया कनाडा। तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो देश में निर्वाचित राष्ट्रपति का जो कॉन्सेप्ट है और राष्ट्रपति को जो उसके पद से च्युत करने की जो है महाभियोग की प्रक्रिया, जिसका वर्णन जो है वो संविधान के आर्टिकल 61 में किया है, जिसको इम्पीचमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो हमने लिया हुआ ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है, तो ये ऑप्शन पहला जो है आपका एकदम सही है। ठीक है, दूसरा है एकल नागरिकता, मतलब देश के जो नागरिक हैं उनके पास केवल भारत की नागरिकता है, राज्यों की नागरिकता नहीं है। ठीक है, आप भारत के नागरिक सुनिश्चित होते हैं, आप किसी विशिष्ट राज्य के नागरिक आप नहीं हैं। ये जो हमने लिया हुआ है ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है, ये एकदम सही है स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है केंद्र की अपशिष्ट शक्तियां, तो जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो हमने ली हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, वो हमने आयरलैंड के संविधान से नहीं ली हैं, तो तीसरा जो है वो गलत है। चौथा है राष्ट्रपति वो राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया, अर्थात जो है वो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इसका कोई चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति इसका मनोनयन करता है। ठीक है, तो ये जो हमने प्रक्रिया ली है ये कनाडा के संविधान से ली है, तो चौथा स्टेटमेंट भी जो है वो सही है। तो कूट देखेंगे इसमें केवल तीसरा जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी जो है तीनों सुमेलित हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान लिखे हैं और दूसरे में लिखा है स्रोत किस देश से लिए हैं। अब आया है वित्त आपात। ठीक है, पहला है वित्त आपात, दूसरा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मंत्रिमंडलीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शंस में है ब्रिटिश संविधान, कनाडा संविधान, दक्षिण अफ्रीका संविधान और अमेरिकी अधिकार पत्र। ठीक है, तो जो हमारा वित्त आपात आता है, ठीक है, हम लोग देख चुके हैं जो राष्ट्रीय आपात की बात आई है वो जर्मनी के संविधान से आई है, लेकिन जो वित्त आपात है, ठीक है, ये जो आई है फाइनेंशियल इमरजेंसी, अमेरिकी अधिकार पत्र से ये ली गई है, तो इसका ए का ऑप्शन जो है वो चौथा सही है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो जो अनुच्छेद 368 में बताई गई है संविधान के, वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है, तो आपका इसका बी का ऑप्शन जो है वो 3 हो जाएगा। मंत्रिमंडलीय सरकार की, भारत में जो है राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा और उसके प्रधान को हम लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये मंत्रिमंडलीय सरकार हमने ब्रिटिश संविधान से ली हुई है। ठीक है, जो भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो काफी हद तक ब्रिटिश संविधान से या ब्रिटिश पार्लियामेंट से उत्प्रोत है, तो सी का ऑप्शन जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। बचा केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध है, जो भारत का फेडरलिज्म है, वो कनाडा के संविधान से संबंधित है, जिसमें एक अधिक शक्तिशाली केंद्र की बात की गई है, तो इसका डी का ऑप्शन आपका जो है वो 2 हो जाता है, तो इसका सही जवाब है 4 3 1 2। 4 3 1 2 ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। हमारा संविधान जो है वो काफी बड़ा है, जिसको लिखने में करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा हुआ है। ठीक है, लंबा तो है ही, अनुच्छेद भी इसमें 395 है, करीब 22 भाग हैं और बहुत डिटेल्ड हर चीज के बारे में चर्चा की है, तो संविधान हमारा लंबा है, ये कहीं से भी छुपा हुआ नहीं है। कारण जो इन्होंने दिया है वो है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है।
तो ये भी अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में वो अमेरिकी संविधान से हमने लिए हुए हैं, तो ये कारण भी जो है एकदम सही लिया हुआ है। अब आपको बताना है कथन जो है वो कारण की व्याख्या करता है अथवा नहीं। तो भारत के संविधान का लंबा होने का कारण जो है वो केवल मौलिक अधिकारों का शामिल होना नहीं है, जबकि हमारे संविधान में लगभग हर एक प्रोविजन बहुत एग्जॉस्टिवली किया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से वो लंबा हुआ है, केवल मौलिक अधिकारों को शामिल करने से नहीं हुआ है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन जो कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाता है। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से संवैधानिक प्रावधान और दूसरे में सूची। हमने कोशिश ये की हुई है कि जितने भी देशों से जो प्रावधान लिए हैं इस तरह से आपको सूचियों के माध्यम से सब कंप्लीट करवा दिए जाएं, ताकि आपको कहीं और से ये दोबारा देखने की जरूरत ना हो। आप वीडियो खाली देखें और आपका जो ये टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाए। पहला है विधि का शासन, ठीक है। जो पहला ऑप्शन है आपका विधि का शासन, ठीक है। दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय प्रोसेस, ठीक है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। ये आप लोगों ने देखा होगा कि राज्यपाल कोई भी विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए अनंत काल तक जो है वो अपने पास सुरक्षित रख सकता है। कई बार ये अनंत काल तक सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। और चौथा है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ठीक। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान और कनाडा। तो जो विधि का शासन है, जो गवर्नेंस ऑफ लॉ की बात जो होती है, ठीक है, वो हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया हुआ है। तो पहले का आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 2 हो जाता है। दूसरा विधि द्वारा जो प्रोसेस है, प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो हमने जापान के संविधान से लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 3 है। तीसरा है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। तो ये प्रावधान जो हमने लिया हुआ है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। तो सी का आपका जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये जो हमने विचार लिया है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो डी का आपका ऑप्शन जो है वो पहला हो जाता है। आपका ऑप्शन जो बनता है वो 2 3 4 1 बनता है। देखते हैं 2 3 4 1, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन जो है वो इंग्लैंड से है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जो जापान के संविधान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से वही कि हमने सूची में प्रावधान दिए हैं और दूसरी सूची में दिया हुआ है किस देश से लिया हुआ है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, पहला है विधि निर्माण की प्रक्रिया। दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है जिन्होंने कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में जो है अभूतपूर्व कार्य किया हो। ऐसे 12 लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। तो ये मनोनयन का सिद्धांत हमने कहां से लिया है, किस देश के संविधान से लिया है। तीसरा है संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, ठीक है, जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उसकी जो समवर्ती सूची है, जिसको कॉन्करेंट लिस्ट भी हम लोग बोलते हैं, वो किस देश से हमने ली है। और चौथा है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और आयरलैंड। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। तो पहले का आपका जो ऑप्शन हो जाता है वो 3 हो जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। तो ये जो हमने प्रावधान लिया हुआ है ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। तो आयरलैंड के संविधान से 2 चीजें हो गई, नीति निर्देशक तत्व हो गए और ये राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन हो गया। तीसरा है संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची जो हमने ली हुई है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हुई है। तो सी का आपका जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। और चौथा है जो भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। भारत का जो फेडरल सिस्टम है वो कनाडा के संविधान से लिया हुआ है, कनाडा की तरह है, जिसमें हमने एक अति शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो इसका जो ऑप्शन डी का हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। आपका सही जवाब 3 4 1 2 हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन 3 4 1 2, ये आपका ऑप्शन जो बी है ये आपका इसका क्वेश्चन का सही कूट है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कितने भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन है 16 भागों में, 24 भागों में, 22 भागों में और 25 भागों में। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है, 1 से लेकर 22 भागों में बांटा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता जो है वो संविधान के भाग 2 में है, राज्य जो है वो संविधान का भाग 6 है, मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान का भाग 6A है, और मौलिक अधिकार जो है वो संविधान का भाग 3 है। तो पहला नागरिकता जो है वो संविधान का भाग 2 है, ये सही है। संविधान का जो दूसरा भाग है उसमें नागरिकता के बारे में चर्चा की है। संविधान का जो 6वां भाग है उसमें राज्य की चर्चा की है। पहले जो 5वां भाग आता है उसमें केंद्र की चर्चा होती है, 6वें में जो है वो राज्य की चर्चा होती है। मौलिक कर्तव्य जो है वो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा जो होती है वो 4A या 4 में होती है, ठीक है। इसकी जो चर्चा है वो 6A में नहीं होती है, तो ऑप्शन सी जो आपका गलत है। बाकी मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 या पार्ट 3 में है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है इसके सही है, सी ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो संविधान में पहले है उसको पहले लिखना है, जो बाद में है बाद में लिखना है। पहला है संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा है राष्ट्र नागरिकता, और चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान का जो भाग 1 है, पार्ट 1 है, उसका जो हेडिंग है वो संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो ये सबसे पहले आएगा। फिर नागरिकता जो है वो दूसरे स्थान पे आती है, दूसरे भाग में आती है। फिर तीसरे भाग में जो आते हैं वो मौलिक अधिकार आते हैं, तो मौलिक अधिकार इसमें दिया नहीं है। चौथे भाग में आते हैं राज्य के निर्देशक तत्व, तो ये तीसरे स्थान पर आ जाएगा। उसके बाद से नीति निर्देशक तत्व के बाद मौलिक कर्तव्य आते हैं, तो ये आपका चौथे स्थान पर आ जाएगा। तो आपका जो सही इसका जवाब बनेगा 1, 3, 4 और 2। 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 और 2। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो इसका क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ तथा राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में चर्चा करता है? ऑप्शन है भाग 11 तथा अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। भारतीय संविधान का जो भाग 11 है और इस भाग 11 का अध्याय 1 पार्ट 11 चैप्टर 1 में जो है वो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है नागरिकता जो है वो भाग 2 में है, संघ राज्य क्षेत्र जो है वो 7 में है, नगर पालिकाएं जो है भाग 9(1) में है, और निर्वाचन भाग 15 में है। तो इसका जो सही जो मतलब पहला तो ऑप्शन एकदम सही सुमेलित है, नागरिकता भाग 2 में है। दूसरा संघ राज्य क्षेत्र जो है वो भाग 7 में आपका शामिल नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र जो है वो आपके पार्ट 8 में है, ठीक है, पार्ट 8 में है। तो ये जो आपका बी है ये गलत हो जाएगा। नगर पालिकाएं भाग 9(1) में है, सही है, और निर्वाचन जो है वो भाग 15 में है, तो ये भी सही है। तो इसका जो आपका गलत जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, संघ राज्य क्षेत्र जो है वो भाग 7 में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने सूचियां दी हुई हैं दो, पहले में हमने प्रावधानों की बात की है और दूसरा बताना है कि ये संविधान में कहां से आते हैं। तो पहला है उपाधियों का अंत, दूसरा है ग्राम पंचायतों का संगठन, तीसरा है 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रति बाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, और चौथा है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शंस में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो जो उपाधियों का अंत है आप देखेंगे संविधान का, जब आप अनुच्छेद 14 से बढ़ेंगे, जो संविधान में 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं, तो पहली जो है वो समानता की बात है, ठीक है। तो समानता में जो आप देखेंगे उसमें आपका आर्टिकल जो आता है 17 या 18 में से कोई आर्टिकल आता है जो उपाधियों के अंत की बात करता है, ठीक है। मतलब किसी भी तरह की उपाधि नहीं लेगा, सैन्य और एकेडमिक उपाधियों को छोड़कर किसी भी तरह की उपाधियां नहीं लेगा भारत का कोई भी नागरिक। अगर ऐसी उपाधि कोई लेता है तो उसके लिए उसको राष्ट्रपति की जो परमिशन की आवश्यकता है। तो जो उपाधियों का अंत है ये आपके मूल अधिकार से संबंधित हो गया। तो आपका ए का ऑप्शन जो है वो 3 है, ठीक है। दूसरा है ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है। तो जब आप ग्राम पंचायतों के संगठन की देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आएंगे, तो उसमें ग्राम पंचायतों के संगठन की चर्चा होती है, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन बी है ये पहला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आएगा 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो ये जो डाला गया है ये मौलिक कर्तव्यों में डाला गया है, और बच्चे के पिता माता पिता पर जो है वो ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने बच्चों के लिए
जो है अनिवार्य शिक्षा जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के बीच की जो शिक्षा है वो शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो सी जो है वो 4 हो गया। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ये जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है, जो इसका भाग 1 है भारतीय संविधान का, उस भाग 1 का ये पार्ट है। तो डी का ऑप्शन जो है वो दूसरा है। आपका जो कूट बनता है वो 3 1 4 2 बनता है। जब आप कूट देखेंगे तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो 3 1 4 2 है। इसका ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको संविधान के भाग दिए हैं और दूसरे में बताया है कि वो भाग किससे संबंधित है। पहला है भाग 9, भाग 8, भाग 4 1 और भाग 9 1। यहाँ पर ऑप्शन है संघ राज्य क्षेत्र, नगर पालिका, पंचायत और मूल कर्तव्य। तो संविधान का जो भाग 9 है वो आपका जो आता है वो पंचायतों के बारे में चर्चा करता है। संविधान का जो भाग 9 है वो पंचायतों के बारे में चर्चा करता है। तो ए का ऑप्शन जो आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। भारतीय संविधान का जो भाग 8 है ये हम आपको पहले बता चुके हैं। भाग 8 जो है वो संघ और उसके संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है। तो ये भाग 8 जो हो जाएगा इसका आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहला जो आता है वो आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और ये जो है वो संघ राज्य क्षेत्र है, वो भाग 1 है, ये भाग 8 है। ठीक है, फिर भाग 4 1 हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं ऊपर, ये मूल कर्तव्य है हमारे। तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। और उसके बाद से आपका ऑप्शन डी है भाग 9 1। तो 9 1 में नगर पालिका का जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। कूट आपका बनेगा 3 1 4 2। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें भी आपका ऑप्शन ए सही है, 3 1 4 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। पंचायत भाग 9 में, नगर पालिकाएं भाग 9 का में, सहकारी समितियां भाग 9 का में, और अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो भाग 10 में। तो इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए सही है, पंचायतें भाग 9 में है, 9 का में नगर पालिकाएं हैं और 9 का में सहकारी समितियां जो हैं वो कोऑपरेटिव जो हैं जोड़ी गई हैं। जबकि अधिकरण है ये भाग 10 में ना होके अधिकरण की जो चर्चा की हुई है वो 14 का 14A या 14 का में इसकी बात की गई है। ठीक है, अधिकरण जिनको ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो ये ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर से आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य भाग 4 का, राज्य भाग 6, भारत का महान्यायवादी भाग 8 और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 15। तो इसमें पहला एकदम सही है, मूल कर्तव्य जो है वो 4 कामें हैं, पहले ही बता चुका हूं आपको। ये 42वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है 1976 उसके द्वारा ये संविधान में जोड़े गए हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। राज्य जो है वो भाग 6 में इसकी चर्चा है, ये सही है। भारत का महान्यायवादी भाग 8 ये गलत है। भारत के महान्यायवादी की जो चर्चा है वो भाग 5 में है। ठीक है, भाग 5 में संविधान का जो अनुच्छेद 76 है, आर्टिकल 76 है, इसमें भारत के महान्यायवादी की बात की है और इसमें बताया गया है कि भारत का जो महान्यायवादी होता है वो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारित करता है। तो ये सी जो है वो गलत सुमेलित है, डी एकदम सही है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो हैं वो भाग 14 का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित है। अगले क्वेश्चन में फिर आपको सूचियां दी हुई हैं दो, पहली सूची में प्रावधान दिए हैं और बताना है कौन से भाग में है। तो पहला है मौलिक अधिकार, तो आप लोग देख ही चुके हैं, मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 का हिस्सा है। तो ए आपका दूसरा हो जाएगा, ए का ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भी आप देख चुके हैं कि ये 4 1 या 4 वो 4A या 4 का, तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा पहला। फिर तीसरा है संघ, तो संघ की जो चर्चा है वो संविधान के भाग 5 में है, तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और आपात उपबंध जो है वो संविधान के भाग 18 में है। ठीक है, तो इसका जो सही है वो 3 है। आपात उपबंध जो है वो संविधान के अनुच्छेद 352 से लेके 360 के बीच में आपात उपबंधों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसका जो कूट बना आपका 2 1 4 3 बना। 2 1 4 3 आपको ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी में जो है वो 2 1 4 3 ये कूट दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको संविधान के भाग दिए हुए हैं और किस भाग में क्या प्रावधान है। तो भाग 15 है, भाग 16 है, भाग 17 है और भाग 18 है। यहाँ पर है आपके आपात उपबंध, राजभाषा, कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध और निर्वाचन। तो अभी हम लोग देख चुके हैं भाग 15 में निर्वाचन की बात हुई है, तो ये तो आपका एकदम सही है, पहले का चौथा जो हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा। फिर संविधान का भाग 16 जो है, ये 16 जो है
ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों की बात करता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो 3 हो जाएगा। भाग 17 जो है वो भाग 17 जो है राजभाषा के बारे में है। बताया गया है कि भारत की जो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी और इसकी लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। ठीक है, तो ये भाग 17 में जो है राजभाषा है और भाग 18 में आपात उपबंध है। ये आपको बता ही चुका हूँ, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में आपात उपबंध है। तो आपका सी का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और डी का ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। तो इसका जो कूट है वो है 4 3 2 1। ऑप्शन देखते हैं 4 3 2 1, ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है भारत के संविधान में 20 भाग हैं। दूसरा है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, अर्थात संविधान के बनने के बाद जोड़ा गया है। ठीक है, मूल संविधान में जो है वो केवल 8 अनुसूचियां थी। आपको इसमें बताना है कौन कौन से सही हैं। तो पहला आप देखेंगे भारत के संविधान में 20 भाग हैं, तो ये तो गलत ही, हम लोग अभी पढ़े हुए हैं कि भारत के संविधान में जो है वो कुल 22 भाग हैं, 20 भाग नहीं है। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। दूसरा है कुल 390 अनुच्छेद हैं, तो ये भी गलत है। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। अभी भी जो नंबर है वो 1 से लेके 395 तक हैं। भले ही कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है, कई खत्म हुए हैं, कई नए जोड़े गए हैं, लेकिन जो नंबरिंग है वो 395 है और जो भी करेक्शन हुआ है, जो भी चेंजेस हुए हैं वो इन्हीं 395 के भीतर हुआ है, क्लॉज सब क्लॉज बना के। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 ही अनुच्छेद हैं, इससे ज्यादा अनुच्छेद नहीं है। ठीक, उसके बाद से 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है। तो जब 9वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 9वीं अनुसूची जो है वो पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई है, 1951 द्वारा जोड़ी गई है। जो 10वीं अनुसूची है ये आपकी जोड़ी गई है 52वां संविधान संशोधन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, जिसको कॉमन टर्म्स में हम लोग दल बदल कानून के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। फिर आपकी 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज के बारे में है, पंचायत निकायों के बारे में है, और ये आपकी जो जोड़ी गई है ये 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, और जो 12वीं अनुसूची है वो आपकी जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा, और ये नगर निकायों के बारे में बात करती है। तो ये चारों सूचियां जो अनुसूचियां हैं ये संविधान बनने के बाद संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत था, तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। आपको बताना है कौन से सही है, तो इसका केवल 3, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची तीसरी अनुसूची में निम्न में क्या उपबंधित है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए, बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट अनुसूची 3 में शामिल है। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, मतलब संघ के जो मंत्री होंगे, यूनियन के जो मिनिस्टर्स होंगे, उनकी जो शपथ होगी, वो जो शपथ लेंगे उसका इसमें प्रारूप दिया है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप और संसद सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। तो जब आप तीसरी अनुसूची देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि संघ के मंत्री जो होंगे वो जो शपथ ग्रहण करेंगे उसकी चर्चा तीसरी अनुसूची में है। तो ये पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो शपथ लेंगे उसकी चर्चा भी आपको तीसरी अनुसूची में मिलती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति के पद की शपथ। तो राष्ट्रपति के पद की शपथ की चर्चा जो है वो तीसरी अनुसूची में नहीं की गई है। इनकी शपथ की चर्चा जो की गई है वो जो इनका आर्टिकल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 60 है, अनुच्छेद 60, ठीक है, पार्ट जो होगा आपका वो होगा 5 और आर्टिकल होगा 60। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति क्या शपथ लेंगे उस शपथ की चर्चा की गई है, और राष्ट्रपति जो हैं वो केवल पद की शपथ लेते हैं, गोपनीयता की शपथ नहीं लेते हैं। ये देश की सुरक्षा और संविधान की सुरक्षा की शपथ लेते हैं। ठीक है, चौथा है संसद सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो ये सही है। एमपीज जो है वो क्या शपथ लेंगे उस शपथ का प्रारूप भी इसमें तृतीय अनुसूची में शामिल है। तो पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट इसका गलत है। कूट देखते हैं तो ये कूट सी जो है इसका सही जवाब आपका हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन में फिर से आपको दो सूचियां दी हैं, जिसमें आपको एक तरफ अनुसूचियां दी हैं और दूसरा बताना है अनुसूचियों के प्रावधान दिए हैं, किस अनुसूची में क्या प्रावधान है। पहला है तीसरी अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, सातवीं अनुसूची और आठवीं अनुसूची। यहाँ पे दिया है राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। उसके बाद से शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, भाषाएं, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। तो भाषाएं जो हैं वो शपथ या प्रतिज्ञान तो अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तीसरी अनुसूची में है कि कौन किस तरह की शपथ लेगा, कौन कौन क्या क्या शपथ लेगा, तो ये इसका ऑप्शन बी दूसरा हो जाता है। जो चौथा है, चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में बताया गया है कि जो भारतीय संविधान का उच्च सदन है उसमें किस तरह से स्थानों का आवंटन किया जाएगा राज्यसभा में। तो ये जो चतुर्थ अनुसूची है इसका विकल्प जो है वो ऑप्शन 1 सही हो जाता है, बी का 1 हो जाएगा। सातवीं अनुसूची में आपको तीन तरह की सूचियां मिलती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें बताया गया है कि संघ सूची के विषय में केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची के विषय में केवल राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, और जो समवर्ती सूची में है उसके बारे में राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। तो इसका जो आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 4 इसका जो है सही हो जाएगा। और आठवीं अनुसूची में भाषाओं की चर्चा है, कौन कौन सी भाषाएं जो हैं तो आठवीं अनुसूची में उन भाषाओं की चर्चा है। तो इसका जो कोड बन जाता है 2 1 4 3 बन जाता है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2 1 3 4 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको दो सूचियां दी हुई हैं, पहले में आपको अनुसूची दी हुई है और दूसरे में बताया कि अनुसूची किस विषय से संबंधित है, चतुर्थ, षष्ठम या सिक्स, अष्टम या एट्थ, नवम या नाइन्थ। यहाँ पर भूमि सुधार, भाषा, राज्यसभा और जनजातीय क्षेत्र। तो चौथी अनुसूची के बारे में हम लोग बात ही कर चुके हैं कि राज्यसभा में जो सीटें होंगी उन सीटों की चर्चा है। छठवीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात है। ठीक है, तो ये छठवीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्र से है। अष्टम अनुसूची के बारे में हम लोग देख चुके हैं, भाषा से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। और नवम अनुसूची जो बचता है आपका भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो ये नवम अनुसूची जो है पहला है, तो इसका जो कोड बन जाएगा वो 3 4 2 1 बन जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे आप तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3 4 2 1, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में फिर से आपको सूचियां दी हैं। ठीक है, ये इसलिए बार बार सूचियों पे हमने रिपीटेड क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपको सभी अनुसूचियां यही बार बार आपको देखकर याद भी हो जाए और कोई भी अनुसूची आपकी रह ना जाए, छूट ना जाए। जिस अनुसूची में, इन 22 अनुसूचियों में जहां जो प्रावधान है वो सारे प्रावधान आपके डिस्कस हो जाए। तो पहला है सातवीं अनुसूची, आठवीं, नौवीं और 10वीं अनुसूची। सातवीं में भाषाएं, दल बदल परिवर्तन के आधार पर निहरता, विधायी शक्तियों का वितरण और कुछ अधिनियम को विधि मान्यकरण। तो सातवीं अनुसूची हम लोग देख चुके हैं कि जो विधायी शक्ति है कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, कहाँ कौन कानून बनाएगा, कहाँ किसकी विधायी शक्तियां होंगी। तो ये सातवें का ऑप्शन जो है आपका 3 सही हो जाता है। आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाता है। नौवीं अनुसूची जो है ये कुछ अधिनियमों के विधि मान्यकरण के लिए जोड़ी गई थी, बताया पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें भूमि सुधार वगैरह कानूनों को लागू करने के लिए, ये अधिनियमों के विधि मान्यकरण के लिए ये नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें जो प्रावधान किया गया था कि इसमें कोई भी विषय अगर जोड़ा गया है तो उसको इस विषय पर जो है वो संविधान का वायलेशन नहीं माना जाएगा कि ये मौलिक अधिकारों को क्या करता है, न्यूनीकरण करता है। इस तरह से ये इस विचार को रखते हुए नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जो है वो उसको आपने आपको बताया दल बदल कानून के बारे में है। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई, तो ये दल बदल के आधार पर निहरता की बात करती है। तो डी का आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। कूट आपका बनेगा 3 1 4 2। ऑप्शन देखेंगे 3 1 4 2, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुरस्थापित किया गया था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। अब आप देखिए क्वेश्चन फॉर्म किस तरह से होता है। ठीक है, कि आपको पूछा है कि 9वीं अनुसूची किसके कार्यकाल में पुरस्थापित। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि 9वीं अनुसूची जो आई आपकी वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा आती है। 1951 में देश का प्रधानमंत्री कौन था, तो उस टाइम पे नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए इसका
सही हो जाएगा। इसी तरह से वो आपसे पूछ सकता है कि संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो कब पुरस्थापित हुई है। अब आपको पता होना चाहिए कि 12वीं अनुसूची जो है वो वर्ष 1993 में आई है। तो उस 93 के समय पे भारत का प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, ये आप इस तरह से क्वेश्चंस देख लीजिएगा। और ये बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये आईएएस में 2019 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो डेटा उतना ही है, ठीक है। अब उसी डेटा से आपको नए नए क्वेश्चंस पढ़ाने हैं। तो अब आप उस डेटा को अगर एग्जॉस्टिवली एक्सेस नहीं करेंगे, उसको एसेस नहीं करेंगे, तो आप क्वेश्चन का आप आते हुए भी आंसर उसका गलत कर देंगे। तो जब आप संविधान संशोधन की चर्चा कर रहे हैं, जब आप संविधान की चर्चा करें, तो आप एक मोटा मोटा अंदाजा रखें कि किस समय में देश का प्रधानमंत्री कौन था, उस समय में देश का राष्ट्रपति कौन था। बाकी इस टाइम पे जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, वो मैक्सिमम जो लोग होंगे वो 20 से 40 वर्ष की उम्र के होंगे। तो पिछले 20 सालों के बारे में तो उनको लगभग आइडिया होगा कि कब कौन प्रधानमंत्री रहा है, बट उसके पहले भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ताकि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयलहो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। तो पहले तो आप देख लो कि एक कोयलो केस जो है, ये आई कोयलो एक पर्सन थे और इन्होंने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ केस किया हुआ था। बात का नाम है कोयलो बनाम तमिलनाडु सरकार। और इसमें 2007 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में बताया हुआ था कि जो सरकार ने जो संविधान संशोधन पहला आया था, जिसके तहत 9वीं अनुसूची की बात की थी, तो बताया था कि 9वीं अनुसूची में आप कोई अगर कानून डालते हैं, ठीक है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा हम कर सकते हैं। और यदि पाया जाता है कि ये जो है संविधान के मूल संरचना का जो मूल आधार है उसका अगर वायलेशन करता है, तो हम उस कानून को भी, 9वीं अनुसूची में जो कानून डाला है उसको भी हम अवैध घोषित कर सकते हैं। जबकि 9वीं अनुसूची बनाई इसलिए गई थी ताकि इस तरह के कार्यों को प्रोटेक्शन दिया जा सके। लेकिन उस पर भी ये कोयलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, ऐसे चीजों का भी हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। और यदि हमें लगता है कि ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है तो इसको हटा सकते हैं। तो ये जो कोयलो केस है वो आपकी 9वीं अनुसूची से संबंधित हो गया। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। तो ये तो हम लोग पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि हाँ, किसी भी विषय को जो है वो 9वीं अनुसूची में डाला जा सकता है। तो ये ऑप्शन 1 सही है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। तो अभी हम लोग ये कोयलो केस डिस्कस किए हैं, जैसे बोला है कि नहीं, इसकी अब वैधता का परीक्षण किया जा सकता है। ऐसे कानूनों की, ऐसे प्रावधानों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और न्यायिक समीक्षा में यदि पाया जाता है कि ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो उसको अवैध घोषित कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा। आपको बताना है कौन से सही है। तो इसमें केवल एक जो है वो सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। 9वीं अनुसूची के कानून भी, 9वीं अनुसूची में जो हिस्सा है चीजें, वो भी न्यायिक समीक्षा के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। एक तरफ संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची दी है और दूसरे में प्रविष्टियां दी हैं। तो आपको बताना है किसमें कितनी प्रविष्टियां हैं। तो संघ सूची में जो है आपकी 97 प्रविष्टियां हैं, 97 विषय जो है। बाकी राज्य सूची है, इसमें आपके 66 प्रविष्टियां हैं और समवर्ती सूची में आपकी 47 प्रविष्टियां। ये प्रविष्टियां जो है ये मूल संविधान की, जब संविधान बना था उस समय संघीय सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय दिए गए थे। बाकी विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा इन प्रविष्टियों में परिवर्तन किया है और 97 की जगह अब संघ सूची में टोटल 100 प्रविष्टियां हैं। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियों की जगह केवल 61 प्रविष्टियां आप बची हैं, 5 प्रविष्टियां यहाँ से कम हो गई हैं। और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियों की जगह अब 52 प्रविष्टियां हो गई हैं, ठीक है। तो 97, 47, 66 जो है वो मूल संविधान में है, 100, 52 और 61 जो है वो अभी जो वर्तमान में जो प्रावधान है उसमें ये डेटा हुआ है। तो आपका जो सही जवाब है आपका वो है 132, 132। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाता है, 132, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। ऑप्शन है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और
विशेष सूची। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, आर्थिक नियोजन है, उसके बारे में केंद्र और राज्य जो है वो दोनों क्या कर सकते हैं, व्यवस्थाएं कर सकते हैं। केंद्र या राज्य को लिमिटेड नहीं किया गया है, दोनों कर सकते हैं, तो इसलिए ये समवर्ती सूची का विषय आपका हो जाता है। ठीक है, निम्न में कौन विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन, विदेशी मामले। तो पुलिस जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो राज्य सूची का विषय है, तो पुलिस तो संघ सूची से बाहर हो गई। आपराधिक मामले जो हैं, इसके बारे में प्रावधान जो है वो दोनों कर सकते हैं, केंद्र भी कर सकता है, राज्य भी कर सकता है, तो आपराधिक मामले जो हैं वो आपके समवर्ती सूची में आ गए। रेडियो और टेलीविजन जो है ये आपके संघ सूची के विषय के हैं। ठीक है, इस पर केवल केंद्र कानून बना सकता है। विदेशी मामले भी हैं, ये पूरी तरह से जो है वो केंद्र के हैं, संघ सूची का विषय है, तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। आपराधिक मामले समवर्ती सूची के, पुलिस जो है वो आपका राज्य सूची का, रेडियो टेलीविजन और विदेशी मामले जो है आपके ये संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, ये इनको याद करते जाइएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। कभी आपको 4 विषय दे देगा और पूछेगा कि इनमें कौन सा जो है वो राज्य सूची का, संघ सूची का या समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन भी है, इसमें भी आपको विषय दिए हैं और बताया है कौन सी सूचियां हैं, आपको बताना है इनमें कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, इसमें दिया है राज्य सूची। जनगणना संघ सूची। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। ठीक है, तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता है ये राज्य सूची का विषय है, इस पर राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र इस पर जो है वो मॉनिटरी एड देता है कई बार, बट ये जो कानून बनाने का अधिकार है इस पर राज्य सूची को है, ये राज्य सूची का विषय है। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, जनगणना संबंधी कानून और ये कार्यक्रम करने का अधिकार जो है वो केंद्र के पास है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये द्वितीय अनुसूची में नहीं है, ये जो हमने आपको बताया था ये 4th अनुसूची में है। ठीक है, दल बदल विरोधी ये आपको बता दिया है 10वीं अनुसूची, इसको दल बदल कानून के नाम से जानते ही हैं, और ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी, तो ये डी सही है। इसका सी जो है वो सुमेलित नहीं है, तो इसका सही कोड जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है वन संबंधी सूची, शेयर बाजार संवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची और जन स्वास्थ्य राज्य सूची। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका वो वन संवर्ती सूची का विषय है, ये सही है। वन के बारे में राज्य केंद्र दोनों कानून कर सकते हैं। शेयर जो है वो आपका संवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये आपका शेयर जो है वो केंद्र सूची का विषय है। डाकघर बचत है संघ सूची का विषय है, सही है। जन स्वास्थ्य जो है वो पब्लिक हेल्थ, हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, वो राज्य सूची का विषय है, तो इसका जो गलत जवाब है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से 2 सूचियां और विषय हैं, बताना है केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती और अपशिष्ट, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस रिसर्च, जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। तो जो आपका जनगणना हम देख ही चुके हैं, ये केंद्र सूची का विषय है, तो ए का तीसरा सही हो जाएगा। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर जो है वो आपका राज्य सूची का विषय है, तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। संवर्ती सूची जो है वो आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, इन दोनों पे जो है राज्य सरकारें भी काम कर सकती हैं, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। जबकि अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो अपशिष्ट विषय में डाला गया है, और इसका जो अधिकार क्षेत्र है अपशिष्ट शक्तियों का वो केंद्र के पास है, तो ये अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो ऑप्शन जो है अवशिष्ट विषय में है, तो इसका कूट बना आपका 3142। कूट देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही जवाब है, 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? मतलब इन कौन कौन से प्रावधानों में शिक्षा के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की गई है। पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 45 देखेंगे तो वहां पर आपका प्रावधान मिलेगा कि जो है राज्य क्या करेगा, बच्चों की प्राथमिक मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों को जो एलिमेंट्री एजुकेशन मिलती है उस एलिमेंट्री एजुकेशन को देने के लिए क्या करेगा, प्रावधान करेगा, ताकि बच्चों को जो है प्रारंभिक शिक्षा मिल सके, तो पहला ऑप्शन सही है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों पर भी शिक्षा संबंधित जिम्मेदारियां डाली गई हैं, जो आर्टिकल आप 243 छा और 243 बा, ठीक है, ये देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि इन पर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि बच्चों को
शिक्षा दिया जाए। पंचम अनुसूची जो है इसमें जो विशिष्ट क्षेत्र हैं उन विशिष्ट क्षेत्रों में जो है शिक्षा के बारे में की गई है बात। षष्ठम अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों में जो है वो शिक्षा की बात की गई है। और सप्तम अनुसूची में तो शिक्षा सीधा सीधा विषय ही है कि शिक्षा जो है वो आपका इसके बारे में कौन कानून बना सकता है। तो ये पांचों जो प्रावधान है वो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, आप आर्टिकल देखेंगे ये 45 देख लीजिएगा, या आप 243 देखेंगे उसमें मिल जाएगा। ये अनुसूचियां तो सीधा सीधा आप देखेंगे तो उसमें आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 अर्थात समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन है दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था। तो पुलिस और लोक व्यवस्था तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि राज्य सूची का विषय है। अब बचा दंड प्रक्रिया और कारागार। तो दंड प्रक्रिया जो है आपका वो समवर्ती सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया के बारे में राज्य और केंद्र दोनों प्रावधान कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की अनुसूची 6 सिक्त अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की अनुसूची में 4 राज्यों की चर्चा की गई है, तो आपको बताना है उन 4 राज्यों में से कौन सा एक राज्य नहीं है। ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो जो 6वीं अनुसूची में है उसमें आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की चर्चा की है। मणिपुर की चर्चा उसमें नहीं की है। ऑप्शन डी जो है वो गलत है। मणिपुर की जगह जो है इसमें मिजोरम की चर्चा की गई है। ठीक है, तो आपसे अनुच्छेद 6 के बारे में पूछा जाए तो उसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। 9वीं अनुसूची द्वितीय संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची 72वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसमें 9वीं अनुसूची जो हमने आपको बताया है वो द्वितीय संविधान संशोधन नहीं, जबकि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा आई है, 1951 में आई है। तो पहला आपका गलत है। 10वीं अनुसूची जो है वो 52वां संविधान संशोधन द्वारा आई है 1985 में, दल बदल कानून के बारे में है, तो ये एकदम सही है। 11वीं अनुसूची जो है आपकी 72वां संविधान संशोधन की जगह 73वां संविधान संशोधन द्वारा आया है, पंचायती राज की व्यवस्था करती है, पंचायतों की, ग्राम पंचायतों की, तो तीसरा गलत है। 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा आई है और नगर निकायों की ये चर्चा करती है, तो ये डी जो है सही है। इसमें आपके 2 गलत 2 सही है, पहला और तीसरा जो है इसका गलत है, दूसरा और चौथा इसका सही है। तो ऑप्शन जो आपका इसका सुमेलित नहीं है उस हिसाब से आपका ऑप्शन सी जो है वो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, जबकि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। ये तो श्योर है आपको कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं की चर्चा है। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में संविधान में टोटल 22 भाषा है। सिंधी भाषा 23वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषाएं 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो पहला एकदम सही है। मूल संविधान जो था वो उसमें 14 भाषाएं थी, उसके बाद 3 बार इसमें परिवर्तन किया गया है। पहली बार इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई, दूसरी बार इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी एक साथ जोड़ी गई, तीसरी बार में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो एक साथ जोड़ी गई। तो इस तरह से इसमें 8 भाषाएं जोड़ी गई। 14 और 8 का आपका 8 जो है वो 22 हो जाएगा। सभी सही है। ठीक, अब देखना है कि कौन सा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। तो सिंधी भाषा जो है आपके 23वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, तो सही है। ये नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भी आपके 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, तो ये भी सही है। और ये मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो जो भाषाएं जो हैं ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है वो सही है। इसके चारों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है इसका सही है। अब इसी से आपके कॉम्बिनेशन से कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि नेपाली अलग से पूछ सकते हैं, संथाली अलग से पूछ सकते हैं, बोडो अलग से पूछ सकते हैं, कुल भाषाएं पूछ सकते हैं, वर्तमान में कितनी है। इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस आपके इससे बन जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमने सिंगल क्वेश्चन में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, कौन कौन से संविधान द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है, वो सारी चर्चाएं जो हमने इसमें है वो हमने आपको कर दी है। ठीक है, वो सारा इसमें हमने जो 8वीं अनुसूची है आपकी वो इसमें हमने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने आंसर शीट दी हुई है। जब आप
पीडीएफ लेंगे, ये ग्रुप हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, इस ग्रुप को ज्वाइन करके जब आप पीडीएफ लेंगे तो उसमें इस तरह से आपकी आंसर शीट एक लगी होगी, ताकि आप पीडीएफ के क्वेश्चंस के आंसर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वहां से मिला सकें, ठीक है। बाकी आज वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए, ताकि चैनल पे जो भी नया कंटेंट आता है वो आप उसको टाइमली देख सकते हैं। ताकि चैनल पे मल्टीपल एग्जाम्स की को ध्यान में रखते हुए कंटेंट बनाया हुआ है, जिसमें जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जीएस के जो हैं वो 500 क्वेश्चंस की सीरीज ऑलरेडी चैनल पर है, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की भी सीरीज पड़ी हुई है। उसके बाद से यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस की भी सीरीज जो है वो चैनल पर है। बाकी आगे हम लोग और भी कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशंस ऑन रखें, ताकि आपको नए कंटेंट के बारे में जानकारी मिलती रहे। और जो लोग करंट अफेयर्स देखते हैं तो वो डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी चैनल पर देख सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं इसी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। तो आज वीडियो में इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।